अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही साफ साफ कह दिया था कि 2024 में अपना दल कामेरावादी से उनकी पार्टी का गठबंधन नहीं है, लेकिन एक दिन बाद यानी आज पल्लवी पटेल खुद को गठबंधन का हिस्सा बता रही है और दावे कर रही है कि वो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का साथ देंगी। ऐसे में बड़ा ये है कि आखिर विपक्षी गठबंधन में इतना कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि इस पर अखिलेश यादव का पलटवार भी आया है। अखिलेश यादव के कल वाले बयान पर पल्लवी पटेल ने कहा कि मैंने गठबंधन धर्म निभाया है और इस पर अखिलेश यादव ने आज पलटवार किया और कहा धोखा देने वालों से हमने दूरी बना ली है। पल्लवी पटेल ने साफ किया कि चर्चा के बाद उन्होंने सीटों की डिमांड की और इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन की बात अब खत्म हो चुकी है, लेकिन पल्लवी पटेल ने कहा मैं इंडिया गठबंधन में अब भी हूं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन सिर्फ 2022 के लिए था। अब पल्लवी पटेल अखिलेश यादव को भ्रम में होने की बात कह रही है। तो सपा अध्यक्ष धोखा देने वालों के भ्रम दूर कर रहे हैं। और इसी पर आपको इस सियासी खींचतान पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अखिलेश यादव पल्लवी पटेल से दोस्ती पर पूर्ण विराम लगा चुके हैं। अपना दल कामेरावादी से गठबंधन तोड़ चुके हैं, लेकिन पल्लवी पटेल का गठबंधन से मोह नहीं टूट रहा है। चुनाव से पहले अपने सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए पल्लवी पटेल अब भी अखिलेश यादव की तरफ टकटकी लगाए बैठी हैं और 3 सीटों के साथ गठबंधन में बने रहने का दावा कर रही हैं। मैं जिस अलायंस में हूं, मैंने अपनी जो 3 सीटों की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है, वो समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडिया अलायंस के बड़े घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे डिस्कशन के बाद की है। अगर हम अपने आप को ओवर रेट करते तो उत्तर प्रदेश में अपना दल का जनाधार मात्र 3 सीटों तक नहीं है, हम उससे ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन हमने गठबंधन धर्म का पालन किया है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अभी आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो न्यूज़ चलाइए। ये मैंने आपसे कहा ना कि हमारे साथ असली लोक दल है। अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि दल कामेरावादी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन पल्लवी पटेल अब भी खुद को गठबंधन का हिस्सा बता रही हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। ठीक है, ये बात तो पहले भी हमने कहा है कि हमारे गठबंधन के बड़े भाई समाजवादी पार्टी रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने हमको इसमें शामिल किया। अभी भी हम निर्णय उन पे छोड़ते हैं, वो डिसाइड करें कि वो कृष्णा पटेल जी अपना दल के साथ क्या करना चाहते हैं। अरे बातचीत के रास्ते क्यों नहीं खुले हैं? आप सबके साथ खुले हैं, उनके साथ भी खुले हैं, जब बुलाएंगे हम बातचीत के लिए हाजिर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, आखिर पल्लवी पटेल इतनी कंफ्यूज क्यों है? क्या सीटों की डिमांड उन्हीं पर भारी पड़ गया या फिर सियासी वजूद खत्म होने का डर है? ऐसे में आखिरी उम्मीद बीएसपी से गठबंधन की होगी। ये सवाल पल्लवी पटेल के तोलमोल जवाब के बाद उठने लगे हैं, जिस पर अब सियासत भी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी मुखिया श्री अखिलेश यादव जी गच्चा देने में बहुत माहिर है। लगातार अपने सहयोगी दलों को ये गच्चा देते आए हैं। इनका पुराना इतिहास रहा है। ये अपने श्री पिताजी को भी इन्होंने गच्चा दिया, अपने चाचा को भी गच्चा दिया, ये कांग्रेस को भी गच्चा दिए, ये बसपा को भी गच्चा दिए, आरएलडी को भी गच्चा दिए। अब इनके एक सहयोगी ये इनको भी गच्चा दे दिया। तो आखिर ये अविश्वास की भाव इनके अंदर क्यों पैदा हो रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा छोटे दलों को सम्मान दिया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। जयंत चौधरी जी हों, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, अपना दल कामेरावादी हो, जब भी इनको आगे बढ़ाया समाजवादी पार्टी को धोखा मिला है। समाजवादी पार्टी अपने संगठन हमारा मजबूत है, पूरे प्रदेश में है, देश में है, और हम उसको और मजबूत करके पूरे देश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। छोटे दलों को आगे बढ़ाने में समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ और ये छोटे दलों की अपनी मजबूरी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्या पल्लवी की जिद के सामने अखिलेश यादव अपने तेवर नरम करेंगे या फिर वो अपने उस बयान पर अडिग रहेंगे जिसमें उन्होंने कहा था अपना दल कामेरावादी से गठबंधन सिर्फ विधानसभा चुनाव 2022 के लिए था, 2024 में पल्लवी पटेल से लेना देना नहीं। अब इसका जवाब सपा और अपना दल कामेरावादी को ही देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
होली के बाद उत्तर प्रदेश के रण में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का जमघट लगने वाला है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक और जेपी नड्डा से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक चुनावी रैली और रोड शो सब करने वाले हैं, जिसके लिए 40 विभागों की स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जो उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा रैली और चुनावी जनसभा की तैयारियों में जुट गए। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कहां किसकी कितनी रैलियां होने वाली हैं। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हर सीट पर जातीय सामाजिक समीकरण सेट हो चुका है और उस अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे लाभार्थी वर्ग को साधा जा सके, गरीब किसान नौजवान को जोड़ा जा सके। अब इसके लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी में मिशन 80 को पाने के लिए चुनावी मंच से उद्घोष करने वाले हैं। यूपी में बीजेपी के बड़े बड़े नेता 300 से ज्यादा रैली और रोड शो करेंगे। पीएम मोदी भी कई चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे, तो वहीं सभी 80 सीटों पर सीएम योगी हुंकार भरेंगे और दोनों डिप्टी सीएम भी जनसभा करते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभा और रैली के लिए बीजेपी ने 45 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की है, जो पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक और अवध से बुंदेलखंड तक 300 से ज्यादा चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी का भी गठन किया है। 40 सदस्यीय कमेटी है और इसमें जिम्मेदारी दी गई है जो तमाम रैलियां होनी है बड़े नेताओं की, और उसके अलावा जो स्टार प्रचारक हैं उनकी भी सूची बीजेपी के प्रदेश संगठन ने तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड है और 300 से ज़्यादा रैलियों और सभाओं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से कराई जाएंगी। यह 300 से ज़्यादा रैलियां और सभाएं उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों पर होंगी। होली के बाद यूपी में बड़े नेताओं की रैलियां और जनसभाएं शुरू हो जाएंगी। सीएम योगी की यूपी में हर लोकसभा सीट पर रैलियां कराने की तैयारी है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की 80 से ज्यादा रैलियां होंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम दिग्गज नेता रैलियां करते दिखाई देंगे और उन मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे जिसकी गारंटी पीएम मोदी दे चुके हैं। यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था, जीरो टॉलरेंस की नीति, माफियाओं पर एक्शन, यूपी में रोजगार की बहार, गरीबों को मुफ्त में अनाज, किसानों का बिजली बिल माफ और यूपी में निवेश क्रांति, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसके दम पर बीजेपी 80 में से 80 का दावा कर रही है और हर वर्ग हर समुदाय को साधने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आगामी रैलियों के विषय में एक बात ये जरूर है कि रैलियों के लिए क्षेत्र से जो डिमांड के साथ साथ हमारे जो बड़े नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय रक्षा मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम, इनकी रैलियां जगह जगह से मांगी जाएंगी। उस रैलियों को कराने का पूरा काम चुनाव प्रबंधन का। तो दूसरी तरफ सीएम योगी खुद जनता को वोट की कीमत बता रहे हैं और पिछली और अब की सरकार में फर्क बता रहे हैं। सरकार बदलती, आपके वोट की कीमत क्या होती है? कि वोट की कीमत है बहनों भाइयों, एक वोट की कीमत बेटी की सुरक्षा भी कर देता है और व्यापारी की सुरक्षा भी करा देता है। एक वोट नया उद्योग लगाने में भी सहायक होता है और नौजवान की आजीविका का भी माध्यम बनता है। जेल में बंद आजम खान क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट की सियासत का केंद्र बिंदु बन गए हैं? क्योंकि चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव को आजम खान की याद आने लगी और फिर रामपुर में प्रत्याशी के ऐलान से पहले वो आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी 19% वोट बैंक को साधने के लिए अब नया समीकरण तैयार कर रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में 19% वोट बैंक को साधने के लिए सियासी जंग शुरू हो चुकी है? क्योंकि मुस्लिमों की सियासत का सेंटर रहे आजम खान के दरवाजे पर अब अखिलेश यादव दस्तक दे रहे हैं। जेल में उन सीटों का समीकरण फिट कर रहे हैं जिस पर कभी आजम खान का एक शब्द राज हुआ करता था और यही वजह है
कि रामपुर और मुरादाबाद में कैंडिडेट उतारने के लिए अखिलेश यादव आजम से सलाह मशवरा करने पहुंच गए। अदालतों ने आजम खान को भले ही कई मामलों में दोषी करार दे दिया हो, लेकिन जनता की अदालत में जाने के लिए अब भी समाजवादी पार्टी को आजम खान की दरकार है। लिहाजा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आजम खान से सीतापुर जेल में मुलाकात की है। जिस सीट पर कभी आजम खान का कब्जा था, जहां मोदी लहर में भी आजम अपना किला बचाने में कामयाब रहे, जब उस सीट पर अखिलेश यादव को कैंडिडेट सेलेक्ट करने में परेशानी हुई तो वो आजम खान से मिलने सीतापुर जेल चले गए और आजम को मिली सजा पर सियासी बयानबाजी करने लगे। उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की कि दो परिवार एक साथ नहीं है। जब परिवार को सजा मिली है और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा कि परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा हो। कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण तो रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में हैं, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है? अपने सख्त तेवर और ज्वलंत बयानों से सियासत की रंगत बदलने वाले आजम खान इस समय खामोश है, सलाखों के पीछे है। आजम भले सियासी तौर पर सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन और इसी के साथ फिलहाल